आज की वीडियो में इस पूरी चेन में कहाँ जो है आप लोग गलत सोचते हैं और डेटा कैसे इसको बैक नहीं करता। यूजिंग द एग्जांपल्स ऑफ लास्ट 3 ऑयल शॉक्स इन द वर्ल्ड हम आपको शो करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो पूरी चेन है ये फॉलो हो। मेरे एक्सपीरियंस में डर, खौफ, अनसर्टेनिटी, इन सब चीज़ों को तोड़ने का एक ही हल है और वो है नॉलेज और हिस्ट्री। 3 ऑयल शॉक्स जो दुनिया में पिछले 35 ईयर्स में आई हैं उनका डेटा जो है कंपाइल किया है। पहली ऑयल शॉक है इराक और कुवैत वॉर जो कि 1990s में हुई। इसके बाद यूएसए इराक वॉर जो कि 2003 में हुई और फिर रशिया यूक्रेन वॉर जो कि हम सबको याद होगा आज से कुछ साल पहले ही हुई थी 2022 में, जिसको हम इन्वेस्टिंग डैशबोर्ड का नाम देंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऑयल शॉक कितनी बड़ी थी, कि क्यों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसकी प्राइस जो है वो कम अज़ कम टाइम में कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो। इसके साथ साथ मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हुई होगी और उसमें कोई शॉक आ जाएगा जिसकी वजह से उसकी फेयर वैल्यू कम हो जाती है तो मार्केट के डिक्लाइन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर और वो ये है कि इन ऑयल शॉक्स में तकरीबन मार्केट कितनी करेक्ट होती है। आज की वीडियो बिल्कुल कोई मामूली वीडियो नहीं है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और इसका मकसद है आप लोगों को गाइड करना कि आजकल जो सूरत हाल चल रही है ईरान और यूएसए जंग की, उसके अंदर जो पीएसएक्स में रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। खौफ, पैनिक, डर ऐसा समा है पीएसएक्स के इन्वेस्टर्स में और सब घबराए हुए हैं कि इस टाइम पे हमें जो है मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें जो थोड़े बहुत लॉसेस हो गए हैं या जो हमने इतने ज़्यादा गेंस बनाए थे उसमें जो थोड़ी सी करेक्शन आई है बेच के सब निकल जाना चाहिए। यही अच्छा टाइम है एग्ज़िट करने का, आगे हालात जो हैं और ख़राब हो जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस में डर, खौफ, अनसर्टेनिटी, इन सब चीज़ों को तोड़ने का एक ही हल है और वो है नॉलेज और हिस्ट्री। ये वीडियो एक स्टार्ट है हमारी इन्वेस्टिंग सीरीज़ की जिसमें हम आपको गाइड करेंगे जब तक ये वॉर की अनसर्टेनिटी पीएसएक्स से रिलेटेड ख़त्म नहीं हो जाती। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जैसे डिस्कस करेंगे कि ये जो फियर और अनसर्टेनिटी का बुत बना हुआ है सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे और फिर इस सीरीज़ की फ्यूचर वीडियोस में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट करने की बेस्ट टिप्स क्या हो सकती हैं। इसके साथ साथ फ्यूचर में कौन सी इंडस्ट्रीज़ इस डायनामिक्स से जो है बेनिफिट करेंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका बिजनेस थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पे जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली वीडियोज़ हैं उसका भी सिलसिला शुरू होने वाला है। सो आपने रिसेंटली पीएसएक्स की अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की हो, थोड़े बहुत पैसे जो है सेव करके स्टॉक मार्केट में लगाए हों और आपने एक पूरा प्लान बनाया हो कि हर महीने मैं जो है थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूँगा, या आप उन लोगों में से हैं जो पिछले कुछ सालों से जो बुल रैली चल रही है उसको एंजॉय करते हुए आ रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन भी की है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया है कि पीएसएक्स जो है पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास है और अब जब आपने एंट्री ली है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। आप इनमें से कोई भी हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में रे डैलियो के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हिस्ट्री को स्टडी करेंगे और उससे लर्न करेंगे कि ऐसे टाइम में इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। इस वीडियो में आपको जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, आपने हमें कमेंट्स में बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि हम सब मिल के ये जो अनसर्टन टाइम्स हैं इसमें सही तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकें। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमने अपने चैनल पे एक गोल्स फॉर 2026 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने प्लान्स आपके साथ शेयर किए। इस चैनल पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी और जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं उसको 10x कैसे करने जा रहे हैं उसके प्लान भी शेयर किए। इसके बदले में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। डेटा बताता है कि हमारे चैनल पे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उसमें से भी 60% लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो हमने 2026 के गोल्स बनाए हैं जिसके अंदर इस चैनल को पाकिस्तान का नंबर 1 फाइनेंशियल लिटरेसी का चैनल बनाना, जिससे रिलेटेड हम मज़ीद कंटेंट भी बनाएंगे। जो भी आप हमें कमेंट्स में बताते हैं उससे रिलेटेड हर फरमाइश आपकी जो है वो पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इट्स अ फ्री थिंग जो आप सब कर सकते हैं और इससे हम सब मिलके अपने फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। इस पूरी वीडियो में हम लोग पास्ट की 3 ऑयल शॉक्स को स्टडी कर रहे हैं और उससे देख रहे हैं
कि आजकल की जो ऑयल शॉक आई हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उसके हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपने अपने रिस्क के हिसाब से, अपने फ्यूचर प्लान के हिसाब से सारे डिसीजंस लेने हैं। Number one value investor of Pakistan. Mr. Abdul Rahman Najam. Warren Buffett of Pakistan. पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 1 लाख नए PSX इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है और ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। 2.5 लाख इन्वेस्टर्स जो PSX में होते थे वो 5 लाख पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अगले 1 से 2 सालों में इन्होंने 1 मिलियन तक पहुंचना है। और ये वीडियो उन 1 मिलियन लोगों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जो कि ऑलरेडी PSX में इन्वेस्ट करते हैं या अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले कुछ महीनों में PSX जो है एक करेक्शन मोड में आ गई है और जो सारे नए इन्वेस्टर्स हैं और जो पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं वो घबरा रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। PSX ऑलरेडी 20% जो है वो अपनी पीक से डाउनवर्ड करेक्शन कर चुकी है। पेट्रोल डीज़ल पाकिस्तान में 55 रुपीज़ जो है इंक्रीज़ हो गया है और आवाज़ें आ रही हैं कि अभी शायद 100 रुपये मज़ीद इंक्रीज़ हो, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फिर जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और उससे फिर स्टॉक मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। इस टाइम पे हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि आपको जो है इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से आप हिस्ट्री को यूज़ करते हुए हिस्ट्री को अपना दोस्त बना के एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं करंट सिचुएशन में, जिससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी भी इम्प्रूव होगी और फ्यूचर में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी आपने स्टार्ट की है उसको सही तरीके से कंटिन्यू भी कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और PSX पे ईरान और USA की वॉर का इम्पैक्ट, जिसको एक तरह से हम ऑयल शॉक भी कह सकते हैं, उसको समझने के लिए एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन गो थ्रू करते हैं। ऑयल शॉक्स एंड PSX, व्हाट स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू डिफरेंटली। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जैसे ही ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ होगी, सबसे पहले पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उससे PKR की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से फिर स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट, जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी फॉर स्टॉक प्राइसेस, तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी। और अब स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि ये साइकिल जो है ये शुरू हो गया है और अब इसका मतलब है कि PSX ने नीचे जाना है। आज की वीडियो में इस पूरी चेन में कहाँ जो है आप लोग गलत सोचते हैं और डेटा कैसे इसको बैक नहीं करता, यूजिंग द एग्जांपल्स ऑफ लास्ट 3 ऑयल शॉक्स इन द वर्ल्ड, हम आपको शो करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो पूरी चेन है ये फॉलो हो। और इस पूरी एक्सरसाइज के लिए हम लोगों ने 3 ऑयल शॉक्स जो दुनिया में पिछले 35 ईयर्स में आई हैं उनका डेटा जो है कंपाइल किया है। पहली ऑयल शॉक है इराक और कुवैत वॉर जो कि 1990s में हुई। इसके बाद USA इराक वॉर जो कि 2003 में हुई और फिर रशिया यूक्रेन वॉर जो कि हम सबको याद होगा आज से कुछ साल पहले ही हुई थी 2022 में। बड़े ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग ये जो ऑयल शॉक होती है उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो समझेंगे और जो हमने पूरा एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसको हम इन्वेस्टिंग डैशबोर्ड का नाम देंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऑयल शॉक कितनी बड़ी थी। यानी कि उस टाइम पे अगर दुनिया में जितनी भी ऑयल की डिमांड थी तो जो वॉर हो रही थी उसकी वजह से कितनी सप्लाई ऑफ ऑयल जो है वो अफेक्ट हो गई थी, ताकि हमें समझ आए कि कितना बड़ा इवेंट था। हर इवेंट बराबर नहीं होता, तो इस वजह से ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑयल शॉक कितना बड़ा था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आपसे, उसमें एक्सप्लेन किया कि क्यों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसकी प्राइस जो है वो कम अज़ कम टाइम में कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देनी चाहिए जितनी पॉसिबल हो। तो हमारा सेकंड पिलर ऑफ दिस फ्रेमवर्क है कि इस ऑयल शॉक में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑयल प्राइस जो है वो कंज्यूमर्स के लिए पास ऑन की कि नहीं। ब्रीफली इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और लेट से आप एक दिन में 1 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे और आपका था पाकिस्तान में 100 रुपये पर लीटर, और किसी वजह से इंटरनेशनली इसकी प्राइस जो है वो 50% बढ़ जाती है, लेकिन आप इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपये से
₹150 नहीं करते। तो फिर होता यूँ है कि लोकली तो प्राइस सेम होती है और सब लोग सोचते हैं कि आज भी ये कमोडिटी मुझे उसी प्राइस में मिल रही है तो मैं इसका उतना ही इस्तेमाल करता हूँ। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक असूल है और ये जो सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज़म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि कभी भी कोई शॉक आए उसको खुद ही करेक्ट करते हैं, उसका एक बेसिक असूल है कि कोई भी चीज़ महंगी होगी, अगर आप उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे तो कंज्यूमर जो है ख़ुद ब खुद उसको कम इस्तेमाल करने लग जाएगा। लेकिन जब इंटरनेशनली ऑयल महंगा हो जाता है और आप लोकली उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं करते तो लोग उसको उतना ही इस्तेमाल करते रहते हैं, बल्कि अगर आप उसमें सब्सिडी देने लग जाएं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी बड़ी सब्सिडी कुछ हफ्तों से ज़्यादा जो है कंटिन्यू नहीं कर सकती, आपका मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा, इतना तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते जितना आप फ्यूल पे सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो भी इसमें जो है इन्वेस्टर बन जाते हैं और ऑयल की होर्डिंग शुरू हो जाती है और वो डिमांड जो आपकी लेट से 1 लाख बैरल थी वो कम होने के बजाय प्राइस इंक्रीज़ की वजह से, जब आप प्राइस इंक्रीज़ नहीं करते तो वो 1 लाख बैरल से बढ़ के 1.25 लाख बैरल पे चली जाती है। तो लेट से आप हर महीने अगर $1 बिलियन का फ्यूल मंगाते थे और अब जो है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है बाय 50% और आपने लोकली प्राइस इंक्रीज़ नहीं की तो $1 बिलियन के बजाय आप ऑलमोस्ट $1.75 बिलियन का फ्यूल मंगाएंगे। 50% उसकी प्राइस बढ़ गई और 25% लोगों ने देखा कि ये तो इसकी प्राइस तो बढ़नी है तो इसकी मैं होर्डिंग शुरू कर देता हूँ। लेकिन अगर आप इसी सिचुएशन में जब ऑयल जो है वो महंगा होता है और आप इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दें तो आप बैरल्स जो मंगा रहे होते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो 1 लाख बैरल के बजाय जब सब लोग इसको कम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस तो शायद आप 80,000 बैरल्स मंगाएं। उसकी वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन योर इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब भी कोई ऑयल शॉक आती है तो उसको कंज्यूमर पे पास ऑन किया, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारा सेकेंड पिलर ऑफ फ्रेमवर्क है। इसके साथ साथ मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हुई होगी और उसमें कोई शॉक आ जाएगा जिसकी वजह से उसकी फेयर वैल्यू कम हो जाती है तो मार्केट के डिक्लाइन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एक बहुत लो प्राइस पे आई होती है फिर अगर कोई नेगेटिव इवेंट हो भी जाए तो भी मार्केट उतनी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं करती। फिर हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर और वो ये है कि इन ऑयल शॉक्स में तकरीबन मार्केट कितनी करेक्ट होती है। आप लोग तो सोच रहे होंगे जब से ये इवेंट शुरू हुआ है एक दफ़ा मार्केट जो है हॉल्ट हुई डाउनवर्ड्स और फिर शायद अगले दिन भी हो जैसे जैसे ऑयल महंगा हो रहा है। तो ये जब हम पिछली ऑयल शॉक्स को स्टडी करेंगे और इसमें ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे ऑयल जो है डबल से ज़्यादा हो गया लेकिन फिर भी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुई। तो इस वजह से अगेन हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी कि इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में करेक्शन कितनी आती है। और फिर लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट इस सारे डेटा को गैदर करने का और आपको एक्सप्लेन करने का मकसद कि अगर ऑयल शॉक एक दफ़ा आ गई है और आज लेट से यूएसए ईरान वॉर को तकरीबन 25 डेज़ हो गए हैं तो अगर आप 21 से 25 डेज़ बाद इन पुरानी ऑयल शॉक्स में PSX में इन्वेस्ट करते तो आपके अगले 1 साल 2 साल और 3 साल में इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स कितने होते, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया आपको आफ्टर ऑयल शॉक्स फॉर 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर। ये हम तीनों इवेंट्स के लिए कवर करेंगे और ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये पिछले 35-36 ईयर्स में ओनली 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑयल जो है मोर देन 50% इंक्रीज़ हुआ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो एक तरह से जितना भी डेटा अवेलेबल है फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स ऑयल शॉक से रिलेटेड जो कि सप्लाई से रिलेटेड थी, वॉर से रिलेटेड थी और बहुत एब्रप्टली ऑयल महंगा हुआ, वो सब हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं इराक कुवैत वॉर से जो कि 1990 में हुई। सबसे पहले समझते हैं कि ऑयल सप्लाई पे शॉक कितना बड़ा था और उस वक़्त ग्लोबल डिमांड होती थी 66 मिलियन बैरल्स पर डे और इस टाइम पे जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया तो इन दोनों मुल्कों को मिला के तो जो ऑयल सप्लाई अंडर थ्रेट आ गई वो थी तकरीबन 5 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि तकरीबन कोई 7-8% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। जिन लोगों ने इराक और कुवैत वॉर को इतना फॉलो नहीं किया, मैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जो है आपको बता देता हूँ। असल में ऐसा हुआ कि इराक के लीडर उस वक़्त के सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा ओपेक को पुश कर रहे थे कि आप जो है ऑयल की प्राइस जो है उसको इंक्रीज़ करें। जो करंट ऑयल प्राइस चल रही है उस पे इराक का जो बजट है वो बैलेंस नहीं होता और हमारी इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जब ओपेक ने डिसाइड किया कि हम प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर अपने नेबर कुवैत को मिलिटरीली अटैक करने का फ़ैसला लिया सद्दाम हुसैन ने। इसके अलावा एक और बेनिफिट भी था इस अटैक का, वो ये था कि कुवैत ने इराक को $10 बिलियन की डेट भी दी हुई थी।
तो सद्दाम हुसैन का प्लान था कि ऑयल भी जो है मैं ज़्यादा अपने कैप्चर में ले आऊँगा, मोर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, और इसी तरीके से जो डेट है उसको भी मैं वेव ऑफ या रिड्यूस करवा सकूँगा अगर मैं सक्सेसफुल हो गया। ये काफ़ी बड़ा ऑयल शॉक था और ये ऑलमोस्ट 6 महीने लास्ट किया, क्योंकि इवेंट्स ऐसे हुए कि जब पूरी इराकी फोर्सेस जो हैं कुवैत बॉर्डर पे आ गई तो अमेरिका और जो दूसरी सुपर पावर्स थी उन सबको लग रहा था कि ये अटैक नहीं करेंगे, ये सिर्फ नॉर्मल कोर्स ऑफ मिलिट्री परेड्स जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन सबके अंदाजे के बरक्स ये जब अटैक हुआ 1 से 1.5 महीने में इराक ने कुवैत को कैप्चर कर लिया, तो फिर सारे जो वेस्टर्न एलाइज थे उन्होंने 2 से 3 महीने तक अपनी सारी तैयारी की, फोर्सेस गैदर की और फिर जो है कुवैत को फ्री कराने के लिए अपने ट्रूप्स भेजे। तो ये जो पूरा टाइम था प्री इवेंट और फिर जब इराक ने कुवैत को कैप्चर कर लिया और फिर यूएसए और उनके सारे एलाइज ने मिलकर अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज किया और वहाँ तक पहुँचे और फिर कुवैत को लिबरेट कराया, इस पूरे 7 महीनों में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कोई $15-20 से ऑलमोस्ट $40 तक चली गई थी। और फिर जब वेस्टर्न फोर्सेस ने कुवैत में सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लिया तो फिर ये ऑयल प्राइसेस जो है वो नॉर्मलाइज हो गई। इस पूरे टाइम में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हुई और नंबर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम आजकल देख रहे हैं। 6.4% से ये इन्फ्लेशन जो है पूरे साल के लिए 12.66% तक बढ़ गई थी। और जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीक टाइम पे ये 14% तक भी चली गई थी, जो हम मंथली CPI देख रहे होते हैं जुलाई 1990 का। सो बिल्कुल आप लोग जैसे सोचते हैं कि ऑयल महंगा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन ऑयल सप्लाई शॉक्स को समझता है। जब ऑयल बहुत सस्ता हो जाता है और इन्फ्लेशन जो है काफ़ी कम भी आ रही होती है तो वो उस चीज़ को समझते हुए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं करते। और जब थोड़े टाइम के लिए अगर कोई ऐसा इवेंट हो जिससे ऑयल बहुत महंगा हो जाता है और इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा भी आ रही हो, तो फिर भी ज़रूरी नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टेट बैंक भी सारी चीज़ों को देख के फैसला कर रहा होता है कि ये एक टेम्परेरी चीज़ है या फिर ये एक परमानेंट चीज़ है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस पूरे ऑयल शॉक में जो इवेंट्स हुए थे, जिसमें पहले ऑयल प्राइसेस बढ़ी और फिर जब कोएलिशन ऑफ वेस्टर्न फोर्सेस ने कुवैत को लिबरेट कराया तो वापस अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री पे वापस आ गई। उस टाइम में ऑयल प्राइसेस कैसे कैसे बढ़ रही थी और PSX का इंडेक्स जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, और मैक्रो इंडिकेटर्स जिसके अंदर डॉलर का रेट, स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट और साथ साथ जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे थे वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि ऑयल सप्लाई की वजह से अगर कभी कोई CPI इंक्रीज़ आए तो उसकी वजह से स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करे। और अब इस इवेंट को समराइज़ करते हुए जो हमने ऑयल शॉक से रिलेटेड डैशबोर्ड डिस्कस किया था वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑयल शॉक पास ऑन की थी कि नहीं उस वक्त गवर्नमेंट ने। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है जो ऑयल प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुई थी, उन्होंने पेट्रोल की प्राइस जो है तकरीबन 8-9 रुपये होती थी उस वक्त और वो 20 रुपये तक बढ़ा दी थी। और फिर जब ऑयल सस्ता हुआ तो ये फिर से डिक्रीज़ कर दी गई थी। तो ऑयल प्राइस जो है उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास ऑन कर दी। करंट अकाउंट डेफिसिट FY91 में ऑलमोस्ट $1.25 से $1.5 बिलियन की रेंज में था, जो कि उस वक्त के हिसाब से 3% ऑफ GDP था। और क्योंकि ये ऑयल शॉक जो है ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स लास्ट की थी, इस वजह से इस साल में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहा। इस इवेंट से कुछ महीने पहले तक 1990 में PSX जो है 7 to 8 P रेशो पे चल रही थी और इस पूरे इवेंट में PSX ने 16% मैक्सिमम करेक्शन देखी। तो आप देखें कि ऑयल ऑलमोस्ट डबल हो गया, मार्केट भी एक डिसेंट P रेशो पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन फिर भी मार्केट सिर्फ 16% करेक्ट हुई। और ये मोस्टली फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे इवेंट होने से पहले ही करेक्शन हो गई थी। इस बार भी हम सेम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जंग प्रोलॉन्ग हो रही है, लेकिन हमारा इंडेक्स जो है वो 2 मार्च के मुकाबले में, जो कि फर्स्ट डे ऑफ द इवेंट था, उसके मुकाबले में आज जो है 3 से 4% इंक्रीज़ हो चुका है। क्योंकि मार्केट्स का ये रूल होता है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं और कभी भी कोई इवेंट होता है तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो या जो फॉरवर्ड लुकिंग सिनेरियो होता है उसको ऑलरेडी प्राइस इन कर लेती हैं। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स। इस क्राइसिस के 21 दिन बाद, यानी कि मेन इवेंट जिस दिन सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया, उसके 21 दिन बाद जब ऑयल प्राइसेस अपने पीक पे थीं और अगले 3 से 4 महीने तक इंक्रीज़ ही रहनी थी, तब अगर आपने इन्वेस्ट किया होता
तो एक साल में आपका प्रॉफिट होता 60%, अगले 2 साल में आपका प्रॉफिट होता 111% और 3 साल में 127%। ऐसे ही नहीं कहते कि बाय व्हेन देयर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। ये जो सारी मार्केट्स होती हैं ये किसी भी क्राइसिस के पहले महीने में ही काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को प्राइस इन कर लेती हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आगे हम आपको और 2 ऑयल शॉक्स भी दिखाएंगे जिससे ये शो होगा कि ये बहुत अच्छा टाइम होता है टू इन्वेस्ट। आप सोच रहे होंगे कि डेटा तो काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त रिटर्न भी देती है, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से बहुत घबराया हुआ हूँ। रोज़ मैं कभी देखता हूँ ऑयल प्राइस बढ़ेगी तो मैं सोचता हूँ कि स्टॉक मार्केट नीचे चली जाएगी, मैं इसको सेल कर देता हूँ, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर री एंटर कर दूंगा। तो ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन आपको KSE 100 इंडेक्स शो कर रही है, और इसके साथ साथ जो येलो लाइन है वो इस क्राइसिस के 1 महीने पहले और क्राइसिस के 1 महीने बाद तक की ऑयल प्राइसेस शो कर रही है। तो ऐसे टाइम पे होता यह है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने करना यह है कि आपने वॉलेटिलिटी पे फोकस नहीं करना, आपने जो डैशबोर्ड हम आपसे शेयर कर रहे हैं उसको फोकस करके अगर उसके हिसाब से सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप जो है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस टाइम में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप रोज़ रोज़ प्राइसेस देखने के बजाय एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के उसको 1 से 2 महीने के लिए जो है अपना पासवर्ड रीसेट करके उसको बिल्कुल देखें ही मत, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जो है ये आपको घबराहट भी देगी, ये आपको फियर भी देगी, ये आपको बार बार कहेगी कि आप कुछ ना कुछ कर लें, कुछ बेच दें, कुछ ख़रीद लें। लेकिन डेटा आपको यही शो कर रहा है कि बेस्ट होता है कि इस वॉलेटिलिटी में आप जो है एक जर्नलिस्ट बनने की कोशिश ना करें, बल्कि एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा होता है। सो अब आपने फ़ैसला करना है कि आप ये जो 1 to 3 मंथ्स की वॉलेटिलिटी होती हैं इससे घबराते रहेंगे, या फिर ये जो मैंने आपको शो किया कि अगले 1 साल, 2 साल और 3 साल में क्या होता है आप उस पर फोकस करेंगे। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्राइसिस से 6 महीने पहले से लेके 3 साल बाद तक हमारा KSE 100 इंडेक्स जो है उसने कैसा परफॉर्म किया, और ऑयल प्राइसेस भी थोड़े टाइम बाद नॉर्मलाइज हो जाती हैं जैसे ही ऑयल शॉक ख़त्म होती है। और इस टाइम पे तो ऑयल शॉक जो है वो 6 से 7 महीने चली थी, फिर भी इन्वेस्टिंग के रिजल्ट्स कितने अच्छे थे। अब हम चलते हैं USA इराक वॉर 2003 में जो हुई, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये याद भी होगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से थी कि इस दफ़ा जो ऑयल शॉक थी उसका मैग्नीट्यूड भी कम था। इराक जो है तकरीबन 3% ऑफ ग्लोबल जो ऑयल की डिमांड होती थी उसको प्रोड्यूस करता था, और इस क्राइसिस में ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो प्री क्राइसिस आया था, क्योंकि आपको याद होगा जैसे कि 9/11 के बाद USA वॉर मशीन जो है वो ऑन हो गई थी और उन्होंने ऑलरेडी अफ़गानिस्तान को अटैक कर दिया हुआ था। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब USA इराक को अटैक करेगा तो बहुत जल्दी जो है वहाँ पे विक्ट्री हासिल कर लेगा। लेकिन इसके साथ साथ अनसर्टेनिटी बिफोर दिस अटैक ये थी कि इस रिटेलिएशन में जो USA उनको जो है बार बार कह रहा था कि आप कंट्री छोड़ के चले जाएं, तो वो इन रिटेलिएशन नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती थी उस पर भी अटैक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ केमिकल वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऑयल प्राइस जो इंक्रीज़ हुई थी वो ज़्यादातर प्री इवेंट हुई, और यही चीज़ आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मार्च जिसमें USA ने इराक पे अटैक किया वो ऑयल प्राइसेस का हाई था, और फिर जैसे ही विदिन 1 मंथ जो है USA ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो गई थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी भी उस टाइम पे बड़ी अच्छी ग्रो कर रही थी, चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही थी, इस वजह से ऑयल डिमांड बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऑयल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने लग गई। लेकिन फिर भी जो है आप देखें KSE 100 इंडेक्स ने अगले कुछ सालों में कितना अच्छा परफॉर्म किया। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि USA में वॉर के अगेंस्ट जो है ज़्यादातर पोल्स जो है वो दिखा रहे हैं कि USA पब्लिक जो है वो वॉर्स बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उस टाइम पे ये बिल्कुल उलट था। 9/11 के बाद एक पूरा पेट्रियाटिज़म और उस तरह की वेव जो है वो चल रही थी, और प्रेसिडेंट बुश की अप्रूवल रेटिंग आफ्टर दिस इराक वॉर जो है वो 71% तक भी पहुंच गई थी। 2003 के ऑयल शॉक में मैक्रो इंडिकेटर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन इस ऑयल शॉक में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट जो है उसको बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं किया, बल्कि इस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर रही थी कि ऑयल प्राइस बढ़ने के बावजूद जो है करेंसी अप्रिशिएट कर गई। इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ी लेकिन ऑयल प्राइस नॉर्मलाइज होने के साथ साथ वो भी नॉर्मलाइज हो गई। और अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं
कि इस पीरियड में भी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ये जो एक एक कैंडल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि तकरीबन 100 पॉइंट्स शो कर रही है इंडेक्स के, उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट 4% के बराबर होते थे। 4% का मतलब है आजकल के हिसाब से 6000 पॉइंट्स। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं ये मार्केट में 4 to 5% की वॉलेटिलिटी शो कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी चॉइस है कि आपने या तो फिर उस इवेंट के जो 1 से 2 महीने हैं उसकी वॉलेटिलिटी पे फोकस करना है, या फिर जो उसके रिजल्ट्स होते हैं अगले 2 से 3 सालों में जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें PSX जो है उसने इतनी ज़बरदस्त रैली दिखाई फ्रॉम 2500 टू ऑलमोस्ट 5500 इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, उस पर फोकस करना है। अब हम अपनी सेकेंड ऑयल शॉक के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं कि वेदर द ऑयल शॉक वॉज पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। बिल्कुल 15 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को 10% से बढ़ाकर ये ऑयल शॉक जो है वो कंज्यूमर्स पे ट्रांसफ़र कर दिया था। और क्योंकि एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ज़्यादा नहीं था और दूसरा इसकी ड्यूरेशन भी कम थी, तो इस साल में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स तक रहा, जो कि सिर्फ 1.5% ऑफ GDP था। इस क्राइसिस से पहले भी मार्केट का पी रेशो एट टॉप वाज अराउंड 8 पी रेशो, और इस ऑयल शॉक में भी मार्केट ने 22% डिक्लाइन किया इन अर्ली 2003, जो कि इवेंट से पहले था। इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी को अगर 1-2 महीने को साइड पे रख दें, अगर आपने अगेन 21st डे या 25th डे ऑफ इवेंट जो है आपने इन्वेस्ट किया होता, तो अगले 1 साल में PSX में KSE 100 इंडेक्स में आपको 89% प्रॉफिट अर्न करके देता, 2 साल में 155%, और 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपका प्रॉफिट होता 321%। ये जो 2 ऑयल शॉक्स हमने कवर किए हैं अभी तक, मेरे हिसाब से इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो करंट ऑयल शॉक उसको डिपिक्ट करेगी। आप अगर किसी सीजनड इन्वेस्टर से बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पाकिस्तान में जो 2023 ऑनवर्ड्स मार्केट का साइकिल चल रहा है, ये उस साइकिल को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहा है जो कि 1999 में स्टार्ट हुआ था। 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब था, हमारा पी रेशो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, हमारे रिज़र्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। ऐसी ही सूरत हाल जो है वो 1999 में भी थी। 1999 में भी न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद जो है हम पे जब सैंक्शंस लगे थे तो हमारे रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, और उसी वजह से मार्केट का पी रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। लेकिन फिर जैसे ही रिकवरी आई और फिर अगले सालों में अच्छे रिटर्न्स आए, तो जो लोग उस वक्त भी मार्केट में थे और इसको क्लोजली फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस साइकिल में जो 2023 से ऑनवर्ड चल रहा है, 1999 से 2007 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, और मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ। और अब आप देखें कि ऑयल शॉक जो है वो भी पूरे 3 साल बाद आ रहा है। उस टाइम पे 2003 के शुरू में आया था और अब 2026 के शुरू में आ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि शो करता है कि शायद हम उसी ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हैं जो हमने 1999 से 2006 तक फॉलो की थी। ऑब्वियसली USA ईरान वॉर को प्रेडिक्ट करना जो है वो किसी के भी बस की बात नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता कि ये 1 महीना चलेगी या ये 1 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन इन केस एक बहुत ही फास्ट सीज़ फायर होता है। और अब जैसे पाकिस्तान भी जो है निगोशिएशंस में इन्वॉल्व हो गया है, तो अगर दोनों पार्टीज़ शॉर्ट टाइम में एक सीज़ फायर अग्री कर लेती हैं और जिसमें ऐसे पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में अगले 5 से 10 सालों के लिए एक अच्छा पीस एग्रीमेंट हो जाता है, रूल्स ऑफ द गेम सेट हो जाते हैं, तो फिर ऑयल जिस स्पीड से बढ़ा है उसी स्पीड से एक शार्प डिक्लाइन भी आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से जो 2003 के पोस्ट ऑयल शॉक रिटर्न्स KSE 100 ने शो किए वो हम इस बार भी देख सकते हैं। और अगर ये क्राइसिस थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ और जो सेटलमेंट इन द मिडल ईस्ट है उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ रहीं और इसी तरीके से ऑयल सप्लाई चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्प्टेड रही 2-3 महीनों तक, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 1990 वाला जो क्राइसिस है उसके बाद जो इवेंट्स हुए थे उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों इवेंट्स में जो इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स थे वो दोनों में ही बहुत अच्छे थे। अब हम आ जाते हैं एक रीसेंट ऑयल शॉक पे जो कि 2022 में हुई, और आप सबको ये याद ही होगी 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए। रशिया दुनिया का नंबर 2 ऑयल प्रोड्यूसर भी था, तो एकदम से पूरी दुनिया में जो 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस होता था
उसमें से 5 से 6 मिलियन बैरल्स जो है वो रशिया के एक्सपोर्ट होते थे। तो ये काफ़ी बड़ा ऑयल शॉक था। इसके साथ साथ रशिया यूरोप को गैस भी देता था, तो ये एक डबल एनर्जी शॉक था जिसमें ऑयल और गैस दोनों अफेक्ट हुए। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गलती ये की, और इसमें कुछ पॉलिटिक्स का भी रोल था, कि जब दुनिया में ऑयल महंगा हुआ तो आपने पाकिस्तान में ऑयल की प्राइस बढ़ाने के बजाय उसको कम कर दिया। आपने जो इकोनॉमिक सेल्फ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ होती हैं, कोई भी चीज़ महंगी करने से जो उसकी डिमांड कम होती है और लोग उसको ज़्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज़म्स जो है आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, जिससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया और ये ऑयल शॉक से मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ बात चली गई। 1990 के ऑयल क्राइसिस में आपने देखा था ऑयल डबल से भी ज़्यादा महंगा हो गया था, लेकिन क्योंकि उसकी प्राइस जो है सही तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेट कर दी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ GDP तक महदूद रहा। इवन दो जो हाई ऑयल प्राइसेस थी वो 7 से 8 महीने तक रहीं। ड्यूरेशन इस बार 4 से 5 महीने की थी, जिसमें ऑयल जो है वो $120 के आसपास रहा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइस सही तरीके से सेट नहीं की, उसकी वजह से आपकी करेंसी भी डीवैल्यू हो गई, आपके रिजर्व्स भी ख़त्म हो गए, और 2022 में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 4% ऑफ GDP तक चला गया। $16 बिलियन, इतने तो हमारे रिजर्व्स थे उस टाइम पे। और फिर आगे डिफ़ॉल्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। आपकी करेंसी 180 से ऑलमोस्ट 240 तक चली गई। इन्फ्लेशन जो है आपकी 25% क्रॉस कर गई, और इसी वजह से, क्योंकि पहले सिर्फ ऑयल शॉक से इन्फ्लेशन आई और फिर जो प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेशन आती है डीवैल्यूएशन की वजह से, जब डीवैल्यूएशन हो गई तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। और ये वाहिद ऑयल शॉक है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, लेकिन क्योंकि साथ साथ आपकी करेंसी भी डीवैल्यू हो रही थी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अपने डैशबोर्ड पे अगर आ जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑयल शॉक इसमें पास ऑन की गई कि नहीं, तो 4 महीने तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिले किया। शायद इसकी वजह ये थी कि आगे दोनों पार्टीज़ सोच रही थी कि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और प्राइस इंक्रीज़ करने से हम अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो ये एक और अच्छी बात है, आजकल के टाइम पे कोई भी इलेक्शन फोर्स ही नहीं कर रहा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंक्रीज़ करना है, ये एक रिलेटिवली पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए आसान फैसला हो जाता है। मार्केट पी रेशो भी इस ऑयल क्राइसिस में स्टार्ट होने से पहले तकरीबन 8 पी रेशो पे ही था, और इस टाइम में भी डिस्पाइट नॉट पासिंग ऑन द ऑयल प्राइस, मार्केट करेक्शन जो है वो अगेन 23% की रेंज में ही आई। तो अगेन आपको ये चीज़ शो कर रही है कि दुनिया में 3 बड़े ऑयल शॉक्स जो है उसका डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन जो मैक्सिमम मार्केट में करेक्शन आ रही है वो 25% के आसपास ही आ रही है। और आगे चल के जब हम देखेंगे करंट क्राइसिस में कितनी करेक्शन आ चुकी है, तो वो भी उसके आसपास ही है। इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस क्राइसिस को मैनेज किया, उसमें पॉलिटिकल रीजंस थी या कोई और रीजंस थी, इतनी बैड मैनेजमेंट के बाद भी जो इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक साल में क्योंकि ये क्राइसिस कंटिन्यू रहा, आपने एक ऑयल शॉक को मैक्रो इकोनॉमिक शॉक में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज़। तो एक साल में जो आपका इन्वेस्टिंग रिजल्ट था वो था -5.6%। 2 साल में आपका इन्वेस्टिंग रिजल्ट था 48% प्रॉफिट, और 3 इयर्स अगर आपने इस ऑयल शॉक के 21 दिन बाद जो है इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न होता 165%। वही इंडेक्स जो कोई 40,000 के आसपास चला गया था, वो 3 साल बाद जो है ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, बल्कि 1 लाख को क्रॉस कर चुका था। अब डिसाइड आपने करना है कि ये जो 1 से 2 मंथ की वॉलेटिलिटी चार्ट, अगेन इस क्राइसिस का भी आप देख सकते हैं, आपने उसको रोज़ रोज़ देखना है कि ऑयल प्राइस ऊपर, ऑयल प्राइस नीचे, या फिर आपने 1 साल, 2 साल और 3 साल के इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स पे फोकस करना है। सो ये जो 3 ऑयल शॉक्स हमने हिस्ट्री को स्टडी किया, उनकी समरी ये है कि सबसे पहले कि ये ऑयल शॉक्स जो हैं ये 2 से 6 महीने लास्ट करती हैं। कभी कभी स्विफ्ट रिकवरी भी आ जाती है, और इस केस में बिल्कुल आ सकती है अगर एक कोई अच्छा सा सीज़ फायर और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर जो है वो डायलॉग के थ्रू डिसाइड हो जाए, तो फिर ये जो ऑयल शॉक है ये 2 महीने में भी डाइल्यूट हो सकती है। लेकिन क्राइसिस अगर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है ये थोड़ी सी ज़्यादा भी चल सकती है। लेकिन दोनों केसेस में इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे आई थिंक इस वीडियो का यही है कि आपको ये प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग होता है या जल्दी रिकवरी आ जाती है। इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स दोनों सिनेरियोज़ में काफ़ी सिमिलर हैं, स्पेशली 1 साल, 2 साल और 3 साल के बेसिस पे। फिर हमने ये भी सीखा इन तीनों इवेंट से, और करंट इवेंट में भी आई थिंक ये अप्लाई होगा,
कि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है और इस पूरे क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो प्री इवेंट और इवेंट होने के 20-25 दिन के अंदर अंदर ही मार्केट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। पिछले तीनों सिनेरियोज़ में जो लो बना है वो इसी टाइम पीरियड में बना है, या तो प्री क्राइसिस या तो फिर इवेंट होने के 20-25 दिन के अंदर। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टिंग रिजल्ट्स 1 साल में अच्छे आएंगे, 6 महीने में अच्छे आएंगे, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइसिंग डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये डैशबोर्ड का हमारा नंबर 1 पिलर था। अब हम आ जाते हैं करंट क्राइसिस पे और देखते हैं कि सेम डैशबोर्ड जो है वो करंट क्राइसिस पे कैसे अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि दुनिया में ये सबसे बड़ा ऑयल शॉक है, सबसे ज़्यादा सप्लाई जो है अफेक्ट हो रही है। 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी डे पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, जो कि तकरीबन 20% ऑफ ऑयल सप्लाई होता है। अब इसमें से कुछ डिविएशंस हो जाती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया 5 मिलियन बैरल्स जो है ऑल्टरनेट रूट से भी एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यूएई भी अपने दूसरे पोर्ट्स यूज़ करके कुछ जो है एक्सपोर्ट कर सकता है। ईरान के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ ओपन है, तो उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं हो रहे। इसके साथ साथ आपने इस क्राइसिस में देखा कि रशिया के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया का भी एक आज शायद एलपीजी का वेसल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से पास हुआ है। तो जो कंट्रीज़ जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रेट जो है खुला है। तो 20 मिलियन बैरल्स में से 100% सप्लाई जो है अफेक्ट नहीं हो रही। ये सप्लाई जो अफेक्ट हो रही है उसको अगर दूसरी चीज़ों के साथ भी मिला लें, जिसमें जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के, वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, तो 1 से 2 मिलियन बैरल्स आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी हो जाती है। तो ये जो टोटल शॉक है ये कोई 10 से 12 मिलियन बैरल्स की रेंज में है, वो भी इस केस में कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ बंद रहता है। और अगेन ये तकरीबन 10% ऑफ ऑयल सप्लाई है, और ये ऑलमोस्ट वही परसेंटेज है जो कि 1990 के शॉक में हुई थी। उस वक़्त दुनिया थोड़ा कम तेल इस्तेमाल करती थी, तो जो प्रोडक्शन अफेक्ट हुई थी वो भी क्लोज टू 10% थी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये क्राइसिस जो है 1990 के बहुत ज़्यादा करीब लग रहा है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने अपने पिछले कुछ सालों के तजुर्बे से सीखी और अभी इस क्राइसिस को फॉलो करते हुए भी सीखी, कि ये जो सारे इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इकोनॉमी के मॉडल्स बनाए होते हैं जिन्होंने, उनके मॉडल्स कहते हैं कि अगर ऑयल $160 तक चला जाए तो ये जो सारे मॉडल्स होते हैं, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी होती है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो होती हैं, ये सब जो है काम करना बंद कर देती हैं। और आपने देखा है इस क्राइसिस में ईरान ने भी कहा है कि अगर आप हमें ज़्यादा देर तक ये वॉर कंटिन्यू रखेंगे तो ऑयल जो है $200 तक चला जाएगा। तो ये एक तरह से ये एक पीक ऑफ अनसर्टेनिटी ऑयल प्राइसेस हैं जो कि ऑलरेडी रीच हो चुकी हैं। ब्रेंट ऑयल प्राइस भले $125 तक गई है, लेकिन जो दुबई क्रूड और ओमान क्रूड है वो ऑलरेडी $150 क्रॉस कर चुका था लास्ट वीकेंड, और डीजल पर बैरल जो है $220 तक भी गया था। तो वो वाली प्राइसेस जिस पे जो है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है अफेक्ट हो जाती है और एक तरह से पीक ऑयल प्राइसेस होती हैं, वो शायद हमने लास्ट वीकेंड ही देख ली थी। इसके साथ साथ ये जो 20 से 30 दिन की ड्यूरेशन होती है पोस्ट इवेंट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन है जिसमें लेट से आप ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट हैं, आप हर मुल्क ने जो है वो तकरीबन 10 से 30 दिन की ऑयल सप्लाई रखी होती है, या अगर कोई क्राइसिस आए तो 10-15 दिन बाद जब वो एक नया टैंकर जो है ऑर्डर करने जाते हैं और ऑयल जो है आपको नहीं मिल रहा होता या गैस आपको नहीं मिल रही होती, तो 20 से 30 दिन में उस मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट होने लग जाती है, और उसका जो पैगाम होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का वो प्राइम मिनिस्टर्स तक पहुंच जाता है। 20 से 30 दिन में सबको समझ आ जाती है कि ये जो क्राइसिस क्रिएट हो गया है ऑफ द सप्लाई शॉक, इसको हमने हल करना है। और मार्केट्स भी देखें, आपको वही टाइम पीरियड बता रही हैं कि जब भी शॉक आता है कि जो इवेंचुअल लो बनता है स्टॉक्स का वो इसी टाइम पीरियड में आता है, क्योंकि उस टाइम तक सब ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सबको पता होता है कि ये चीज़ें जो है बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, और कोई ना कोई मीडिएटर आकर जो है या तो डीएस्केलेशन की तरफ ले जाता है कम्प्लीटली, या एटलीस्ट जिस लेवल पे एस्केलेशन चल रही होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस क्राइसिस में देखें तो इंडिया में ऑलरेडी जो है एलपीजी शॉर्टेज की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद होने लग गए हैं, फैक्ट्रीज़ बंद होने लग गई हैं। इवन यहाँ तक चाइना जो कि बहुत ज़्यादा रिजर्व्स भी रखता है, उनकी ऑटो कंपनीज़ जैसे कि BYD एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे मुल्कों में, वहाँ पे शोरूम्स की जो शिपमेंट्स हैं, जो नेक्स्ट शिपमेंट आनी है उसमें मंथ्स के डिलेज़ आ रहे हैं।
तो ऑलरेडी जैसे 25 डेज़ हो गए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑलरेडी अफेक्ट होने लग गई हैं। यूरिया आपने देखा है कितना महंगा हो गया है। सो इस तरीके से ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे ग्लोबल लीडर्स जो है उनको समझ आ जाती है और फिर चीज़ें थोड़ी सी डीएस्केलेशन की तरफ चली जाती हैं। इसके साथ साथ ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जिसमें हमारी स्टॉक मार्केट 190,000 से 150,000 के करीब करेक्ट हुई है और अब हमारे पी रेशो जो हैं वो 7 और 6.5 की रेंज में आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने 40,000 से लेके 160,000 तक की रैली जो है वो मिस कर दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिटर्न्स हमने पिछले 3 साल में देखे PSX में, वो शायद इस करेक्शन के बाद जब ये रिकवरी आएगी और जैसे डेटा भी शो कर रहा है ऑयल शॉक्स का कि उसके बाद स्टॉक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है, ये उन लोगों के लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी किसी भी वजह से जो है वो मिस कर दी थी। और इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान का एक टिपिकल जो बूम साइकिल होता है वो शुरू होता है कि हमारे रिजर्व्स कम होते हैं और हमारे पी रेशोज़ जो हैं वो 3-4 की रेंज में चले जाते हैं, और फिर जब अगले 7-8 सालों में बिजनेसेस अपने प्रॉफिट बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ पी रेशोज़ जो हैं वो 3-4 की रेंज से लेके 11-12 की रेंज में जाते हैं, तो एक तो आपके पी रेशोज़ 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं पूरे बूम साइकिल में, जो कि 1999 से लेके 2007 और 2008 से लेके 2017 तक आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। तो आपकी वैल्यूएशंस जो हैं वो 3 टाइम्स बढ़ जाती हैं इस पूरे बूम साइकिल में। और इसके साथ साथ ये जो पूरा 8 साल का पीरियड होता है उसमें कंपनीज़ भी अपने प्रॉफिट्स जो हैं 2 दफ़ा डबल कर लेती हैं। जैसे आपको मैंने समझाया था रूल ऑफ 72 के हिसाब से कि एक एवरेज कंपनी पाकिस्तान में अपने प्रॉफिट्स को 18% इंक्रीज़ करती है एक साल में, तो वो 4 साल में अपने प्रॉफिट्स डबल कर लेती है और 8 साल में 2 बार डबल करती है। यानी कि जो कंपनीज़ हैं KSE 100 इंडेक्स में, उसमें बहुत अच्छे चांस होते हैं कि 8 साल में कंपनीज़ के प्रॉफिट्स जो हैं वो 4 गुना हो जाएंगे और उसके साथ साथ 3 टाइम्स आपको वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इस पूरे बूम साइकिल में। तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि ओवरऑल इंडेक्स जो है वो कोई 10 to 11x की रैली आपको दे देता है ओवर 7 to 8 ईयर्स, और ये 1999 से 2007 में भी हुआ था और 2008 से लेके 2017 तक भी हुआ था। हम लोग 1000 के इंडेक्स से 14,000 के इंडेक्स पे भी गए थे और फिर 5,000 के इंडेक्स से 55,000 के इंडेक्स में भी गए थे 2017 में। और इसी चीज़ को अगर आप करंट साइकिल पे अप्लाई करें तो करंटली हम 7p रेशो पे हैं। सो लेट से ये बुल मार्केट जो है, बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन रहता है अगले 4 साल के लिए, तो 4 साल में बिजनेसेस अपने प्रॉफिट्स को डबल करेंगे और उसके साथ साथ जो पी रेशो है वो 7 से बढ़ के कोई 11-12 की रेंज में चला जाएगा। सो तकरीबन 60% गेन आपको वैल्यूएशन साइड से मिलेगा और 100% गेन जो है वो आपको कंपनीज़ के प्रॉफिट्स डबल होने से मिलेगा। सो इन दोनों को अगर कंपाउंड करें, इनको प्लस नहीं करना होता, इनको कंपाउंड करना होता है, तो आपका इंडेक्स आज से 4 साल बाद अगर कंपनीज़ के प्रॉफिट्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं, हर साल 18% से इंक्रीज़ होते हैं, जो कि हमें डेटा भी शो कर रहा है, और उनको अगर 11-12 पी रेशो मिलने लग जाता है तो आपका इंडेक्स यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब चला जाएगा। और इस रिकवरी में इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपके मुल्क का रोल जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो आपने जैसे 2025 में भी देखा था कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया की वॉर ख़त्म हुई और पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स में जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, तो एक बहुत ही मैसिव किस्म की वी शेप रिकवरी हुई। इसके साथ साथ जब ईरान इजराइल वाली वॉर भी हुई थी जून 2025 में, और जैसे ही वो सेटल डाउन हुई तो वो जो सारी रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक्ट होती है। और अब जैसे पाकिस्तान भी इन नेगोशिएशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों का फील गुड फैक्टर अबाउट पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो जाता है, IMF की कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं और आप जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। सो पाकिस्तान का इम्प्रूव्ड जियोपॉलिटिकल रोल और इसको इस चीज़ से कंबाइन करें कि अल्टीमेटली जो मार्केट में वैल्यूएशंस होती हैं, यानी कि कितना पी रेशो मिलता है, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो बाकी एसेट क्लासेस हैं लोकली अवेलेबल वो कितने रिटर्न्स ऑफर कर रही हैं। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा लो हैं बैंक में और उस पर टैक्सेस भी ज़्यादा लग गए हैं, तो वो भी कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। रियल इस्टेट अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, डॉलर स्टेबल है, तो ज़्यादातर लोग 2025 की तरह 2026 में ही जैसे ही अनसर्टेनिटी कम होती है स्टॉक मार्केट की तरफ रुजू करेंगे। वो रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हर कोई देख रहा होता है कि कौन सी एसेट क्लास सबसे अच्छी लग रही है। और अब फैसला आपने अगेन वही करना है कि
1-2 महीने की जो वॉलेटिलिटी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ऑयल जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, आपने उस पर फोकस करना है, उसको टाइम करने की कोशिश करनी है, या आपने अगले 1 साल 2 साल और 3 साल का सोचना है। तो ये वॉलेटिलिटी जो है इसको फॉलो करना छोड़ें और जो डैशबोर्ड है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको फोकस करें। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इसका अगर करंट सिनेरियो पे अप्लाई करें तो वो ये है कि ऑयल शॉक हैज़ बीन पास्ड ऑन और नॉट। 50% जो है ऑलरेडी जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 55 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ किया था वो पास ऑन कर दिया है। और जो लेटेस्ट प्राइस डिटर्मिनेशन भी हुई थी उसमें कुछ सब्सिडी है, लेकिन वो डिटर्मिन भी उस पॉइंट पे हुई थी जिस टाइम पे पीक हमने डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस देखी। सो जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाई ऑक्टेन की भी प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं, या तो डी एस्केलेशन की तरफ अगर जा रहे होंगे तो प्राइसेस ही कम हो जाएंगी इंटरनेशनल और प्राइस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर थोड़े टाइम में जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइस इंक्रीज़ करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है IMF प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, अपने डॉलर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, और आपने जून 2026 का IMF का डॉलर रिजर्व्स का टारगेट भी मीट करना है। इस बार हमारा पी रेशो पिछले क्राइसिस की तरह क्लोज टू 8.59 की रेंज में था, और इस बार भी हमने 23% करेक्शन ऑलरेडी देख ली है। तो अगर हम अगेन हिस्ट्री को अपना फ्रेंड बनाएं और मार्क ट्वेन जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स, तो उसके हिसाब से ये चारों ऑयल शॉक्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, और उसकी सारी डायनामिक्स जो है हमने डिटेल में समझी। और ये हमने समझा कि हमने 1-2 महीने की वॉलेटिलिटी को छोड़ के जो 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर आउटलुक है उस पर फोकस करना है, और इस पूरी ऑयल शॉक में जो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस पर फोकस करना है। अच्छी बात यह है कि लास्ट वीक से जो लोकल बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बाइंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो वो स्टॉक मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने अपना एक प्लान बनाना है। इस वीडियो को देख के आपने एक प्लान बनाना है और स्ट्रिक्टली लिखना है आप उसको किस तरीके से फॉलो करेंगे, और आगे आप अपनी सारी सेविंग्स को देखते हुए वो परसेंटेज ऑफ सेविंग्स कितनी है जो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपके पास बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, आपके पास पिछले 35 ईयर्स की जो 3 ऑयल शॉक्स हैं उसमें मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, आगे जाके क्या हुआ, उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी कितनी होती है, ये सब जो है आपने अपनी नॉलेज में इजाफा कर लिया है, जिससे आपका फियर, आपकी घबराहट और आपके अंदर जो एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट चल रहा था वो आपने दूर कर लिया है। अब आपने एक ऐसा प्लान बनाना है जो आप सही तरीके से फॉलो करेंगे और अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को यूज़ करते हुए इस अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। इस डिफ़िकल्ट टाइम में जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, मैं आपके साथ हूँ। इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप हमें कमेंट्स में बताएं आप मज़ीद इस सीरीज़ में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। क्या आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप कमेंट्स में हमारे साथ सारे क्वेश्चंस शेयर करें और हम अगले हफ्ते उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने पे एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सी कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, कौन से सेक्टर बेनिफिशरी हो सकते हैं, और किन सेक्टर्स के बिजनेस जो हैं वो लंबे टाइम के लिए थोड़े से नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं, इस पे भी हम आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और आपने ये सारे आइडियाज़ हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करने हैं। आज जो मैंने आपसे प्रेजेंटेशन शेयर की वो आपके फियर, आपकी घबराहट और अनसर्टेनिटी को कम करने में फ़ायदेमंद होगी, और इसी का डिटेल्ड वर्जन विद मोर इंसाइट्स, मोर एक्शनेबल स्टेप्स जो है हम इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी क्लासेस चंद दिनों में स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप PSX के बारे में पैशनेट हैं और आप एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट, हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी PSX में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, सो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 5.0 में वॉर टाइम इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ साथ हम लोग सारे डिटेल सेक्टर्स को, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हाई ऑयल प्राइसेस में, लो ऑयल प्राइसेस में, कौन सा बिजनेस पॉजिटिवली अफेक्ट होता है, कौन सा नेगेटिवली, डिटेल में हर हफ्ते एक सेक्टर को कवर करते हैं, जिसमें हमारे डिटेल्ड सेशंस भी होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर और आखिर में एक ज़बरदस्त सा मॉडल पोर्टफोलियो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। वो सारी कंपनीज जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देती हैं और क्यों देती हैं, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकें और ये वेल्थ क्रिएशन कर सकें, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की मज़ीद डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप उनको एक्सप्लोर करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है उसको एंड करते हैं, और आखिर में मेरा स्पेशल मैसेज टू ऑल ऑफ़ यू, आप सब अपनी दुआओं में
ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी डेली लाइफ जो है अफेक्ट हो रही हैं। तो आप दुआ किया करें कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ ये वीडियो आपने अपने सारे दोस्तों के साथ जो है शेयर करनी है। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा लोग जो है PSX में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा घबरा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइमिंग। तो हो सकता है ये उसकी हेल्प करे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसने आपको वैल्यू प्रोवाइड की हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। Until next time, take care. Allah Hafiz.